नौजवानों के हाथ में है हिंदुस्तान का मुस्तकबिल। नई नस्ल बदल सकती है मुल्क की तकदीर। नई सोच से बेहतर होगी मुल्क की तस्वीर। इसलिए मिल्लत टाइम्स पहुंचा रहा है मुल्क की जनता तक मुल्क के नौजवानों की आवाज़। सदाए नौजवान, सदाए नौजवान। मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। मिल्लत टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम सदाए नौजवान में आज हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान सुप्रीम कोर्ट की लॉयर, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट पल्लवी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे देश की स्थिति के बारे में जानेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आप सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं। इसके अलावा, लॉयर के काम के अलावा आप क्या करते हैं? दूसरी आपकी जो एक्टिविटी है वो क्या है मैम? देखिए, पहले तो मुझे ये सुप्रीम कोर्ट की लॉयर बहुत ही एक प्रिविलेज्ड शब्द लगता है। मैं ट्रायल कोर्ट में भी रहती हूँ, ज़्यादा ट्रायल कोर्ट में ही रहती हूँ, ट्रायल करती हूँ। लेकिन इसके अलावा फ़िलहाल मैंने अपना एक NGO खोला है। अभी उसकी वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, वो बहुत इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह है जो कंप्लीट हो गया है, रेमेडी के नाम से। तो उसमें हम काम क्या होगा? हाँ, तो हम सोच रहे हैं, क्योंकि एसिड अटैक जो विक्टिम्स हैं उनके लिए मैंने बहुत काम किया है, बहुत सारा एक्टिविज़म किया है उस फील्ड में। तो हम सोच रहे हैं कि जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं उनके लिए बेहतर कुछ प्रोविजंस लाई जाए, कुछ बेटर फैसिलिटीज़ मिले, और उसके साथ साथ हम यूथ का रिहैबिलिटेशन भी सोच रहे हैं कश्मीर में। अच्छा मैम, अभी जो आप ये दौर है, ये हुकूमत जो है, इसमें एसिड विक्टिम्स फ़िलहाल अगर कम है, लेकिन जो महिलाओं के साथ, ये महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के लिए हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, असुरक्षित है। अभी कुछ दिन पहले एक पुलिसकर्मी एक ऐसे गंदे अल्फाज यूज़ करते हुए पता चल रहे हैं। तो क्यों, आपको क्या लगता है, क्या इसी हुकूमत में इस तरह की बात है, या इससे पहले जो कांग्रेस की हुकूमत थी उसमें भी इस तरह की थी? नहीं, देखिए, पहले तो जो आपने पहला पॉइंट बोला कि एसिड अटैक के केस कम है, नहीं, एसिड अटैक के केस बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। पर अफसोस की बात है कि उनकी रिपोर्टेज उतनी नहीं है जितने बाकी सेक्शुअल वायलेंस केसेस हैं, जैसे कि रेप्स हैं, तो उनकी रिपोर्टेज मीडिया में काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एसिड अटैक केसेस की। लेकिन एसिड अटैक केसेस, देखिए, कंपैरिजन कोई नहीं है, दोनों ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन है, दोनों बहुत हीनियस क्राइम्स है। बट मुझे लगता है एसिड अटैक जो होता है ना, एक ज़्यादा, जिसको आप बोल सकते हैं, टॉर्चरस बिल्कुल होता है, बिकॉज पर पूरी ज़िंदगी उनकी ख़राब हो जाती है। खराब इन द सेंस, देखिए, इस बात पे मैं ज़िंदगी खराब, ये जो मॉरल स्टिग्मास हैं इन पे मैं भरोसा नहीं करती हूँ। लेकिन एक फिजिकल आइडेंटिटी भी इंसान की चली जाती है, जो फॉर दैट मैटर रेप केसेस या उनमें नहीं जाती है। उस हिसाब से मुझे लगता है एसिड अटैक को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो नहीं मिलता है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज उतनी बात नहीं है उस बारे में हमारे समाज में। अगर हम बात भी कर लें एसिड अटैक्स की, या जो भी रेप के वाक़यात पेश आ रहे हैं मामले, तो क्यों आखिर इसी हुकूमत में पेश क्यों आ रहे हैं? नहीं, पहले हुकूमत में नहीं, पहले भी होते थे। देखिए, ऐसा नहीं है कि अभी 2014 से ही रेप होने शुरू हुए, या 2014 से ही एसिड अटैक्स हो रहे हैं, या 2014 से ही गैंग रेप्स हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब बढ़ावा उनको क्यों मिल रहा है, उसके पीछे हमें सोचना है क्यों। क्योंकि सरकार का, मुझे लगता है, तब तक ऐसी चीज़ों को बढ़ावा या बढ़ नहीं सकता जब तक आपको सरकार से इसमें आपकी, मतलब सरकार इसको दबाने की कोशिश ना करे या अपनी सहमति ना जताए। कितने सारे, आप देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण आसिफा का रेप हुआ, एक 8 साल की बच्ची, और बीजेपी के MLA क्या करते हैं, एक इतना बड़ा डोगरा मार्च निकालते हैं जम्मू में, और खुलेआम बोलते हैं कि भाई ये लड़की मुसलमान थी और जिन्होंने किया है वो हिंदू था, तो ये हिंदू धर्म के लोगों पे टारगेट किया जा रहा है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती। उसके बाद आप देखिए, उसके साथ साथ ही उन्नाव में, यूपी में रेप हुआ। बीजेपी के MLA सांगर, शायद नाम था उनका, वो थे कुलदीप सिंह उसमें। हाँ, तो बीजेपी की सरकार ने कितने टाइम तक उनको अरेस्ट ही नहीं किया, जब तक मीडिया का प्रेशर बढ़ने लगा, लोगों का प्रेशर बढ़ने लगा, प्रोटेस्ट हुए, फिर जाके उनके खिलाफ एक्शन। तो मुझे लगता है आज के टाइम में ये ज़्यादा क्यों है, क्योंकि सरकार की इसमें सहमति बहुत ज़्यादा है। सरकार इन चीज़ों को इंकरेज बहुत ज़्यादा कर रही है,
और इंकरेज कैसे कर रही है? एक तो डायरेक्ट भी बहुत इंकरेज करती है, फेक एनकाउंटर्स होते हैं, कुछ नहीं बोलती है, सहमति बढ़ाती है, भाई हमारे देखो कितना ये हो गया वो हो गया। औरतें कुछ करती हैं तो सरकार के एमएलएज और एमपीज के क्या बयान आते हैं कि भाई देखिए ये औरत की मर्जी के खिलाफ तो हो नहीं सकता ये वो। तो उन चीजों में भी डायरेक्ट बढ़ावा तो एक तो बहुत है, और दूसरा हमारे प्रधानमंत्री जी चुप हो जाते हैं जब भी ऐसा कुछ होता है, चुप है, होम मिनिस्टर चुप है, बड़े तो जितने भी इनके क्रीम नेता हैं सब चुप हो जाते हैं। 10-10, 20-20 दिन बाद जब मीडिया का प्रेशर बढ़ने लगता है, सोसाइटी का प्रेशर, तब आके बोलते हैं। आसिफा के केस में देखिए, प्रधानमंत्री फॉरेन टूर पे थे और देश में इतनी स्थिति वो थी, कोई 20-25 दिन बाद शायद आके उन्होंने, मतलब काफी दिन बाद उन्होंने उस पर कुछ बोला, और फिर भी आपने अपने नेताओं को सस्पेंड नहीं किया, आपने उन्हें वो टाइम दिया कि वो आके अपना रेजिग्नेशन आपको दे पाए। क्यों रेजिग्नेशन दे? इज्जत से क्यों जाए वो? आपको उन्हें सस्पेंड करना चाहिए था, आपको उन्हें बोलना चाहिए था पुट डाउन योर पेपर्स, हमारी पार्टी आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, लेकिन आपने नहीं किया ऐसा। तो कहीं ना कहीं मतलब हुकूमत सपोर्ट करती है। हाँ बिल्कुल। पुलिस कर्मी जो होते हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए ही काम करती है। पहले हम सोचते थे, लेकिन अब जो माहौल है, आप क्या अलीगढ़ इनकाउंटर की बात करें, कल की अगर बात करें तो लखनऊ इनकाउंटर की बात करें, तो ये वो चीज़ें हो रही हैं जिसका ऐसा लगता है कि पुलिस हमारे साथ नहीं है, हमारे लिए काम नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं हमें ही दबाने की कोशिश की जा रही है, हमारी बातों को दबाने की कोशिश कर रही है। आपको नहीं लगता कि ये जो है हुकूमत की सोची समझी साजिश है? देखिए, पहले ऐसा वक्त था जब लोग बोलते थे कुछ भी हो जाता था तो पुलिस थाने से जाने से डरते थे, लेकिन उसके पीछे वजह क्या थी? बदनामी। जो ये मॉरल स्टिग्मास और सोशल स्टिग्मा होते हैं कि भाई नहीं हमारी तो बदनामी होगी, हमारे पड़ोसी बोलेंगे ये थाने में जाके चक्कर लगाती है, लगाता है, फॉर दैट मैटर। आज उसकी वजह कुछ और है। आज वजह क्या है कि भाई पुलिस वाले कहीं उल्टा ना हम पे कुछ कर दे, या पुलिस का जो अपना वायलेंस और एट्रोसिटीज इतनी बढ़ गई है, आज उस डर से लोग पुलिस के पास नहीं जाना चाहते। तो मुझे लगता है इससे शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती कि जो सुरक्षा के लिए बने हैं वही भक्षक बन चुके हैं, आप उन्हीं के पास नहीं जा सकते। आज अभी ये जो इनकाउंटर हुआ, आपने उसकी बात की, देखिए 15 पत्रकारों ने जिन्होंने वो कवर किया ना इनकाउंटर, उन्होंने बाहर आके बोला कि भाई वहां पे एक आदमी मरा हुआ था और इन्होंने हमें फेक इनकाउंटर कवर करने के लिए बोला। आपने मीडिया में सुना? ये कितनी बड़ी बात होनी चाहिए थी। मीडिया शांत है, कवर नहीं कर रही इस बात को। ये कितनी बड़ी वो होनी चाहिए थी कि भाई लोग, वो पत्रकार खुद बोल रहे हैं कि भाई इतना फेक इनकाउंटर इन्होंने किया ये वो, लेकिन कोई कवरेज, सरकार का कोई एक्शन नहीं। उल्टा आज एक जो आदमी मर गया, विवेक तिवारी, मैं अभी एक डिबेट पे थी, तो सरकार के एमएलए हैं या वो एमपी है मुझे नहीं पता, वो आके बयान देते हैं भाई योगी की सरकार में सिर्फ जो गुनहगार है वही मर सकता है। क्या गुनाह था भाई उस आदमी का? आप ऐसी बातें बोल के आप जो इन चीजों को शेयर और बढ़ावा दे रहे हैं ना, आप हमारे समाज के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। मंत्रियों का कहना ये भी तो है कि अखिलेश यादव के दौर में जो गुंडा राज था, हाँ, ये इनकाउंटर के थ्रू से वो इनको खत्म कर रहे हैं, तो क्या ये बात आपको सही लगती है? देखिए, अखिलेश यादव की सरकार सब जानते हैं इसीलिए गिरी क्योंकि लॉलेसनेस बहुत बढ़ गई थी। आज अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार भी, ये जो बाइपोल्स हुए, आप देखिए गोरखपुर सीएम की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हार गए, कायराना हिंदू का कितना बड़ा डोमेन है वहां हार गए। तो लॉलेसनेस का जवाब हमेशा यूपी के लोगों ने दिया है और मुझे लगता है अब योगी आदित्यनाथ की सरकार को भी मिलेगा। लेकिन मेरी एक छोटी सी समस्या है कि हमें हिंदुस्तान में रहते रहते हमें आदत हो गई है कि हम आराम से बैठ जाते हैं और नतीजे का इंतजार करते हैं। हम आगे बढ़ के नतीजे मतलब खुद इनिशिएटिव नहीं लेते हैं कि हम कुछ करें। हम बोलते हैं हाँ देखिए भाई अब तो ये सरकार जाएगी, तब तक आप वेट क्यों कर रहे हैं? कितने और विवेक मर जाएंगे तब तक, जब तक दोबारा इलेक्शन होगा और योगी आदित्यनाथ की सरकार। मुझे लगता है ये बहुत इनका अपना ही पार्लियामेंट्री फिगर है बीजेपी का। और 2017 में बहुत इनिशियली जब योगी आदित्यनाथ आए थे, मेरे ख्याल से 6-7 महीने का, कि क्राइम रेट कितना बढ़ गया, 500 कुछ मर्डर हो चुके थे 6-7 महीने में, बहुत सा इनका अपना पार्लियामेंट। तो मुझे लगता है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, जो बोलते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, मैं तो देश का चौकीदार, मैं ये हूँ, जो इतना दिखाते हैं कि मैं जनता का कितना मतलब मैं जनता का ही एक हूँ। आप ये मत समझिए कि मैं प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़े ओहदे पे बैठा हूँ। तो मुझे लगता है उनको अब बोलना चाहिए
सीएम को कि देखिए आपसे नहीं संभाला जा रहा है, ये जो यूपी की सिचुएशन है, लॉलेसनेस बहुत बढ़ चुकी है, तो यू शुड स्टेप डाउन। तो आपको ये बताएं, जब कांग्रेस की बात थी तो उस दौर में जब महंगाई बढ़ी तो लोग सड़कों पर उतर गए, सड़कों पर। लेकिन अब जो है महंगाई हद से ज्यादा बढ़ी हुई है, सारी चीजें आप देख रहे हैं, घोटाले इतने हो रहे हैं, बावजूद उसका आपको नहीं लगता कि ना विपक्ष सामने आ रहे हैं और ना ही जो लोग हैं उनके अंदर कोई जागरूकता? वो आखिर क्यों सड़क पर कोई आना क्यों नहीं चाहता? अन्ना हजारे देखिए, सबसे जब पहले की बात है तो वो अनशन पे बैठे रहते थे, लेकिन अब कोई नहीं है। आपको क्या लगता है कि आखिर क्या हो गया लोगों को, जवानों को हुआ क्या है? देखिए मैं तो बोलती हूँ कि सरकार तो है, सरकार की तो गलती है ही। सरकार तो मतलब लॉलेसनेस प्रमोट करने में या बाकी चीज़ों में, करप्शन में, आप देखिए अब राफेल की इतनी बड़ी, तो सरकार तो गुनहगार है ही, लेकिन ऑपोजिशन जो है ना, सबसे बड़ी गुनहगार ऑपोजिशन है। आप देखिए जब कांग्रेस के टाइम पे पेट्रोल का प्राइस बढ़ा था, तब इंटरनेशनली भी पर बैरल जो डॉलर का प्राइस था वो कम नहीं था, ठीक है, जब मनमोहन सिंह के सरकार थी। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि ये सरकार चोर है, इन्होंने पेट्रोल के दाम बनाए, मनमोहन सिंह को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कितना बोला था मोदी जी ने खुद, और बहुत सारे इनके बाकी नेताओं ने भी बोला था। हालांकि तब 53 रुपीज शायद कुछ पेट्रोल में, आज दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, 90 रुपए पहुंच गया शायद मुंबई में, 84 या कुछ रुपीज दिल्ली में है। और देखने की बात यह है कि इंटरनेशनली जहां से हम क्रूड ऑयल ले रहे हैं, पर बैरल उनका जो यूएसडी प्राइस है वो बहुत कम है। तो भाई सरकार हमें क्यों इतना महंगे दाम में दे रही है? लोग सोचना नहीं चाहते, लोग उस बारे में बात नहीं करना चाहते। बात क्या होगी पूरे मीडिया, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, और जनता उसी में उलझी रहेगी और सरकार ये सब करके निकलती रहेगी। एक और बात, मेरे ख्याल से 24 या 26 जुलाई को सबसे कम रिकॉर्ड हिटिंग लो प्राइस था, $26 पर बैरल पेट्रोल मिल रहा था, और यहाँ पे 70 रुपए कुछ था। एक और बात, 12 कुछ देशों को शायद हमारी सरकार जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है आगे, और उनको बहुत सस्ते दाम में दे रही है। तो मतलब वो क्या एक कहावत है ना, गैरों पे करम और अपनों पे सितम, तो आप हमें ही महंगा दो और बाकी 12 देशों को आप बहुत सस्ते दाम में दे रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं है, मीडिया में उसके लिए कोई बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम और भाई राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर को चोर बोल दिया। ये तो शुरुआत जब 2014 में मोदी सरकार ने बोला था कि मनमोहन सिंह चोर है, पार्लियामेंट में इतना बोला था चोर है, तब आपने कवर नहीं किया। आज जब इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं बात करने के लिए, तो आप ये लेके बैठ गए भाई राहुल गांधी ने बोल दिया प्राइम मिनिस्टर चोर है। आप हिंदू मुस्लिम की जब आपने बात छेड़ी थी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिर हिंदुओं को 80% है, आखिर उनको डर क्यों है? 20% मुस्लिम, देखिए ये 14% हाँ, देखिए डर क्यों है? ये सबसे हास्यपूर्वक बात यह है कि कांग्रेस की सरकार थी, ये बोलते हैं 70 साल से कांग्रेस चल रही है, ठीक है, तब हिंदू कभी नहीं डरा। आज मोदी सरकार, बीजेपी सरकार जो हिंदुत्व का एजेंडा लेके पावर में आई है, आरएसएस है इनकी पेरेंट वो ऑर्गेनाइजेशन, वीएचपी के लोग हैं, आज हिंदू खतरे में हो गए। तो भाई मैं तो बोलती हूँ कि हिंदुओं को ही बोलना चाहिए कि सरकार को पे लानत है कि जो हिंदुत्व का एजेंडा लेके आई, उन्हीं के रेजिम में या उन्हीं के समय में आज हिंदू बोल रहे हैं कि भाई आज का हिंदू खतरे में है। तो भाई तो फिर तुम्हें सरकार को लाई हिंदुत्व के लिए थे, तो फिर अब रहने दो इस सरकार, जब तुम्हें पता कि इन्हीं के रेजिम में आज हिंदू खतरे में आ गया है। 70 साल पहले जब कांग्रेस, जो तुम बोलते हो कि सेक्युलर है बोलती थी, तब तो किसी हिंदू ने नहीं बोला भाई हिंदू खतरे में है। आज क्यों हिंदू खतरे में हो गया? वही सवाल है। हाँ बिल्कुल, तो ये सरकार से पूछे ना, जिनको तुम लाए इसलिए कि भाई ये हिंदुत्व का नारा लेती है ये सरकार, तुम उसके लिए लाए। तो मुझे लगता है कि अगर तुम उसी एजेंडे के लिए सरकार को लाए थे, देखिए दो चीजें हो सकती है। एक कुछ सेक्शन आप देखेंगे लोग के ऐसे हैं जो बोलते हैं कि बीजेपी एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी पार्टी है, जो अभी हिंदुत्व प्रमोट कर रही है, हिंदुओं के साथ खड़ी है, चाहे वो लिंचिंग में क्यों ना हो, उनको जा के हार पहना रही है। तो ये साबित करने में बीजेपी ने अभी कोई कसर नहीं छोड़ी कि हम हिंदुओं के साथ हैं, ठीक है, चाहे वो गुनहगार हिंदू हो, कैसा भी हिंदू हो। एक वो लोग हैं जो सीधा बोलते हैं हाँ हम बीजेपी के साथ इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडा को रखती है। दूसरे लोग हैं जो बोलते हैं नहीं, मोदी जी बहुत ईमानदार आदमी हैं, बहुत डेवलपमेंट करते हैं, बहुत काम करते हैं, हम इसलिए उनके साथ। मुझे लगता है उनसे हिपोक्रेट और झूठा आदमी कोई नहीं हो सकता। अगर आप मोदी के साथ इसलिए हैं कि भाई उसने बहुत डेवलपमेंट किया, वो बहुत ऑनेस्ट आदमी है, तो आप सवाल कीजिए ना, आप सवाल क्यों नहीं करते? राफेल की इतनी बड़ी बात चल रही है, इतनी तानाशाही है सरकार की, इन्होंने कहा कि भाई हम जेपीसी बिठाएंगे नहीं, चाहे हम पे जो भी एलिगेशन है हम कमेटी नहीं बिठाएंगे।
ये कौन सी तानाशाही हुई भाई? आप आपने 30-50 हज़ार करोड़ रुपए लेके किसी को दे दिया है, अब हम जनता जानना चाहती है कि वो क्या है, तो बोलते भाई तुम कांग्रेसी हो तभी तुम जानना चाहते हो क्योंकि तुम कांग्रेस का एजेंडा चला रहे हो। अरे भाई इस देश की जनता भी है जो तुमसे जानना चाहती है कि भाई हमारा पैसा जा कहाँ रहा है, पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ रहा है। फिर आप पूछिए ना मोदी जी। अच्छा, उनकी एजुकेशनल डिग्री की बात हुई मोदी जी की, हाँ, आरटीआई किसी ने फाइल कर दिया कि भाई हमें बताइए, प्रधानमंत्री जी बोलते कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया है कि क्या किया है और बीए किया हुआ है, तो उनकी डिग्री हमें दिखाई जाए। अब सीआईसी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी को देती है आरटीआई कि भाई जवाब दीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है, हाई कोर्ट पहुंच जाती है कि भाई ये तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये आरटीआई के डोमेन में नहीं आती कि इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं हो सकती। ये कौन सा तरीका है भाई? स्मृति ईरानी जी को बोला जाता है डिग्री दिखाइए, जो स्मृति ईरानी जी बोलती है डिग्री दिखाइए। आप एचआरडी मिनिस्टर रह चुकी है, हमें हक नहीं है आपकी डिग्री जाने का। आप पूरा एजुकेशन सिस्टम इस कंट्री का चला रही थी, तो आप हमें तो बताइए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मैं मानती हूँ कि हमारे देश का कानून ऐसा है कि आपको कंटेस्ट करने के लिए कोई मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, इसलिए आप देखेंगे पार्लियामेंट में गुंडा भी बैठा है, एक आईआईटी का भी पास आउट बैठा है, सब बैठे हैं हमारे पार्लियामेंट में। लेकिन बात है कि जब आप एक एफिडेविट पे देते हैं कि मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतनी है और उस एफिडेविट को साइन कर लेते हैं, उसके बाद अगर वो झूठ निकलता है तो आप क्रिमिनली भी लायबल है। ठीक है, लोग अगर आपसे आज अगर आप सीधा बोल देते, जैसे आप बोलते कि भाई मैं चाय वाला था, मैं कहाँ पहुंच गया, अगर आप सीधा बोल देते कि ठीक है भाई मैं एक चाय वाला था, मैं नहीं पढ़ पाया, तो लोग आपको तब भी स्वीकार करते ही, है ना। आपको झूठ बोला कि भाई मैंने एमए किया है, डीयू से मैंने ये किया है वो किया, तो जब लोग बोल रहे कि भाई अपनी डिग्री दिखा दो, तो आप डिग्री आरटीआई भी नहीं, वो उसका जवाब भी नहीं देने दे रहे। आपसे लास्ट सवाल ये है कि 2019 का इलेक्शन बहुत ही करीब है, चुनाव बहुत करीब है, तो नौजवानों की, आप भी एक नौजवान हैं, तो आप नौजवान होने के नाते नौजवानों का क्या कहना चाहेंगी कि 2019 का इलेक्शन जो है किस तरीके से दें, किनको वोट दें? देखिए, मैंने तो ये उम्मीद ही छोड़ दी है कि किसी आप नौजवान को समझा सकते हैं। हम बोलते हैं, बहुत बोलते हैं इस उम्मीद में कि कोई समझेगा। मुझे शायद 1-2 महीने, जुलाई में शायद मैंने अपना ट्विटर अकाउंट बनाया है, अभी 2-3 महीने हुए, और जिस तरह की गालियां मुझे सुनने को मिली हैं कि मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी गालियां भी होती हैं। वैसी गालियां इजाद करके मुझे लगता है लोगों ने टाइम निकाला कि ऐसी गाली इजाद की जाए, और फिर मेरे ट्विटर हैंडल पे उन्होंने पोस्ट किए। तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि इन जगहों पे मेहनत करना और अपने समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आप अपना रिसर्च कीजिए। मैं हमेशा, एक शो आता है जिसपे आप लाइव इंटरैक्ट कर सकते हैं ऑडियंस के साथ, मैंने उस शो में, और उसमें बहुत यंग ऑडियंस बैठी थी, मैंने उनको भी बोला कि आप मत सुनिए मैं क्या कह रही हूँ, आप मत सुनिए जो सरकार कह रही है, आप मत सुनिए जो ऑपोजिशन कह रहा है, आप किसी की बात मत सुनिए। आज के ज़माने में सबके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, गूगल चलता है, आप उसको खोलिए, आप अपने फैक्ट्स को चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस देश में कहाँ तक पहुँचे। अगर आज कोई प्राइम मिनिस्टर पे इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहा है कि भाई वो राफेल स्कैम में पर्सनली इन्वॉल्व है, उनका अपना फायदा हुआ है, तो आप थोड़ा उसके बारे में छानबीन कीजिए, आप पढ़िए। आप सीधा बस नहीं, मेरा प्रधानमंत्री भाई चोर नहीं हो सकता, कैसे बोला तुमने चोर, ये वो। और इस सरकार का आप देखिए, जब भी इन पे उंगली उठती है ना, इनका जवाब एक है, अच्छा 70 सालों से हो रहा था तब तुम लोग सह रहे थे और अब बोल रहे हो। अरे अगर आपकी अचीवमेंट ही कांग्रेस का फेलियर है, आप देख रहे हैं इनकी अचीवमेंट यही कांग्रेस का फेलियर है कि भाई कांग्रेस के बारे में ये होता, कांग्रेस देखिए कांग्रेस की सरकार में ये हो, कांग्रेस, तो मतलब आपका तो पर्सनल कोई अचीवमेंट है नहीं, तो हम आपको क्यों बिठाए रखे हमें, बताइए आप अपना अचीवमेंट। अभी केजरीवाल ने अमित शाह को चैलेंज किया कि भाई आप इधर आइए मैदान, रामलीला मैदान में, और आप भी अपनी डेवलपमेंट की बात कीजिए, आपने कितनी की है, मैं भी करता हूँ, फिर आप मुझे चोर बोल सकते हैं, जैसे आप मेरा नाम ले लेके मुझे चोर। तो मुझे लगता है इससे अच्छा मौका होता ही नहीं बीजेपी सरकार के पास आने का। लेकिन अमित शाह जी पता नहीं अभी कहीं और ही बिजी होंगे, कुछ और मन वो कर रहे होंगे ऑर्गेनाइज करने का, खैर वो अलग बात है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा मौका था बीजेपी के पास आके बताने का, लेकिन उनको भी पता है कि भाई हमने लोगों को किसी और ही एजेंडे से डिसइल्यूजन कर दिया है। तो इसी चीज से अगर नौजवान बचना चाहे तो कैसे बचेंगे 2019 के इलेक्शन को? अगर वो फिर मैंने वही कहा कि देखिए ये बचना नहीं बचना ये आपके हाथ में है, सबके पास एक फोन है, आप गूगल लीजिए। अगर आप अंधाधुंध बस एक चीज के पीछे जाना ही चाहते हैं तो कोई आपको कितना भी समझा ले, फिर वो किसी उस फायदे का
है नहीं, ठीक है। देखिए बहुत से लोग मुझे ट्विटर पे ये भी बोलते हैं कि भाई तुम एंटी नेशनल, ये तो बहुत आम शब्द है एंटी नेशनल। तो पहले तो आप देखिए एंटी नेशनल मतलब कितना कितना वजन था इस शब्द में कि देश के खिलाफ है, गद्दार है ये। आजकल तो भाई एंटी नेशनल लोग खुद ट्विटर पे पूरा एक हैशटैग चला मी टू एंटी नेशनल, अब चल रहा है मी टू अर्बन नक्सल। तो इन शब्दों की कोई अहमियत, हमें पता है हर 2 दिन बाद ये सरकार कुछ ईजाद कर देती है ऐसा और लोगों का ध्यान उधर भड़का देती है। दूसरी बात पे कहना चाहूँगी, ये जो सरकार ये जो नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म का एजेंडा चलाती है ना और सर्टिफिकेट बांटती है लोगों को, इस सरकार को बहुत सोचने की जरूरत है। इनको शर्म आनी चाहिए हमारे यूथ को किस डायरेक्शन में सिर्फ अपनी कुर्सी और पॉलिटिकल एजेंडा बचाने के लिए ले जा रहे हैं। आप मुझे बताइए आर्मी को पॉलिटिकली किसी ने भी इतना यूज किया था जितना इस सरकार ने किया? आप बताइए 2014 से पहले आपने कभी देखा कि डिबेट्स में आर्मी के लोगों को बिठाया हुआ है? कभी नहीं होता था। आर्मी का क्या काम है ना। इस सरकार ने जितना आर्मी को पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया उतना मुझे लगता है किसी सरकार ने नहीं किया। और आज आप आर्मी के खिलाफ बोल दीजिए तो भाई बस। मैं एक डिबेट में थी और वहाँ पे वो बहुत क्या नाम है उनका, मेजर जनरल GD बख्शी, आपने सुना होगा, बहुत सारे डिबेट्स में आते हैं, वो रिपब्लिक चैनल से उनका शायद कुछ खास लगाव है, वो उधर ज़्यादा बैठते हैं। तो वो बोलते हैं वो कुछ बोल रहे थे और मैंने उनको टोका कि आप गलत बोल रहे हैं। अरे और ब्रेक आया कुछ 10 सेकंड बाद और मैं देख रही हूँ मुझे इतने मैसेजेस कि भाई तुम्हें शर्म नहीं है, एक आर्मी वाले को टोक रही हो बीच में कि अगर आर्मी वाले बीच में टोकना नहीं चाहते तो उनको डिबेट में आना ही नहीं चाहिए था। अगर उन्हें डिसरिस्पेक्टफुल लगता है कि कोई मुझे बीच में कुछ बोलेगा तो भाई आप डिबेट में क्यों बैठे? आप मत आइए डिबेट में। डिबेट कोई किटी पार्टी तो है नहीं ना चल रही हुई कि पहले एक औरत बोलेगी फिर दूसरी अपना किस्सा सुना। डिबेट में सब अपना ओपिनियन रखेंगे। अगर मेरा ओपिनियन आपको सूट नहीं करता आप मुझे काउंटर करेंगे, अगर आपका ओपिनियन मुझे सूट नहीं कर रहा मैं आपको काउंटर करूंगी। मतलब ये हुआ कि देश की स्थिति वाकई खराब है। अरे बहुत खराब है, मैं तो बोल रही हूँ कि इतनी खराब है कि देखिए पाकिस्तान में इतना पाकिस्तान नहीं होता होगा जितना आजकल हिंदुस्तान में पाकिस्तान हो रहा है। तो पाकिस्तान वाले भी सोचते होंगे कि भाई हमने कुछ तो अचीव किया है कि भाई आज हिंदुस्तान भी इतना पाकिस्तान। अगर जैसे ही बीजेपी सरकार का कुछ थोड़ा सा पर्दा उठता है ना तो उनको पाकिस्तान याद आ जाता है, पाकिस्तान चीखने लगते हो। तो मुझे लगता है इतना पाकिस्तान में वो पाकिस्तान की बात नहीं हो रही होगी जितना हिंदुस्तान में पाकिस्तान की बात होगी। और आप देखिए ऐसे मुद्दे कि एक पाकिस्तान के वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या फाइनेंस में क्या रह चुके हैं रहमान मलिक, उन्होंने ट्वीट किया भाई राहुल गांधी इंडिया का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। तो पूरा हंगामा मच गया। मोदी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। भाई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात है? अगर आप देखें मैं भी तो बोल सकती थी कि ट्रंप यूएस का प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए, तो इसमें क्या हो गया? हम एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपना ओपिनियन रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम हिंदुस्तान के, तो हमें हिंदुस्तान की ही पॉलिटिक्स तक अपने आप को सीमित रखना है। अगर शुक्रिया। आज हमारे साथ थी पल्लवी शर्मा, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जिनकी सोच यही है कि हिंदू मुस्लिम से उठ करके समाज को, देश को बेहतर बनाना है। आज तक के लिए इतना ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए www.millattimes.com। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।